उन्होंने पूरा जो है गंदम बेचा पूरे पाकिस्तान में, छाटे चाहे चीनी का वो पूरा बहरान आया पाकिस्तान के अंदर, सजा भी मिली है। उसके अलावा किसी को सजा भी मिली है। सजा किसको मिली है? सजा आप मेरे भाई, आप मैंने इंटरप्ट नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गिलगित टीवी। मैं हूं शबीर मीर। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान में कल एक बहुत बड़ी खबर, नेशनलिस्ट रहनुमा हमीद खान जो 23 बरस की खुद साख्ता जलावतनी के बाद गिलगित बल्तिस्तान वापस आए, और कुछ हल्कों का ख्याल है कि इनकी आमद की वजह से आने वाले इलेक्शन में कुछ न कुछ असर पड़ेगा। क्या असर पड़ सकता है? और इसके साथ साथ पार्टीज़ की तैयारी है इलेक्शन का, अभी तक अगरचे कंफर्म नहीं है कि इस साल होंगे या नहीं होंगे, लेकिन बहरहाल अपने लेवल पे तैयारियां हो रही हैं। तो देखते हैं कि कौन सी पार्टी किस बुनियाद के ऊपर ये क्लेम कर सकती है, या ये मुतमईन है कि आने वाले इलेक्शन में उनको बरतरी होगी और वो हुकूमत बनाने में कामयाब होंगे। इस सिलसिले में बात करेंगे। आज मेरे साथ 3 सीनियर सियासतदान मौजूद हैं, रहनुमा अपनी अपनी पार्टीज़ के। सबसे पहले सादिया दानिश हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हैं और साबिका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, और जाफ़रुल्लाह साहब मुस्लिम लीग नवाज़ के डिप्टी स्पीकर, हालिया दिनों इनकी जो हुकूमत ख़त्म हुई है उसमें, और फ़तहुल्लाह खान हैं हमारे साथ, जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सादिया साहिबा, आपसे ही शुरू करते हैं। हमीद खान साहब तो आए हैं, आपको लगता है कि इनकी आमद से कुछ असर पड़ेगा इलेक्शन पे? मुझे नहीं समझ आया कि मतलब किस तरह का इलेक्शन पर, क्योंकि ये चमगुइयाँ हैं, इस वजह से मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बहुत शुक्रिया शबीर मीर साहब। मेरा नहीं ख्याल कि हमीद खान के इस वक्त उनकी जो एंट्री हुई है, या जिस तरह की कन्फेशन उन्होंने किया है मीडिया के सामने, उसके बाद कोई इलेक्शन के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। क्योंकि अगर हम ये देखें कि उनकी जिस तरह की फॉलोइंग थी, या जो फील्ड में जो काम करने वाले वर्कर्स थे उनके साथ जो कुछ अभी कल का जो वाक़या है, उसके बाद मैं नहीं समझती कि उनकी कोई बाकी उनकी कोई फॉलोइंग बाकी रही है, या इलेक्शन में अगर वो जाते हैं तो उनको कोई बड़ी पजीराई मिल सकती है। ऐसा कुछ कोई पॉसिबल मुमकिन नहीं है। लेकिन चूँकि यहाँ पर नवाज़ खान नाजी भी एक फिगर हैं, कुछ लोगों का ये ख्याल है कि ज़ाहिर है हमीद खान अब्दुल हमीद ने डिस्कस किया अपने जो साथी थे, यानी उनके साथ बेट्रेयल हुई है, बेवफाई की है, तो शायद ये इम्पेक्ट पड़ेगा नाजी साहब के ऊपर। खैर, ये उनकी पर्सनल पॉलिटिक्स से हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन कौम परस्ती का जो एलिमेंट है वो शायद कुछ कम होगा, लगता है आपको? देखिए, कौम परस्ती कोई मेरे ख्याल में बुरी चीज़ नहीं है। कौम परस्ती, हम तमाम बहैसियत पॉलिटिकल जमातें हम भी कौम परस्त हैं, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को जिस तरह से यूटिलाइज़ किया गया है माजी में, या जिस तरह की यहाँ की यूथ को इस्तेमाल किया गया, वो बड़ी ख़तरनाक चीज़ थी। अब अगर हमीद साहब को ख़याल भी आ गया है, उनको होश आ गया है, या वो वापस पलट के आए हैं, तो मेरे ख़्याल में इस इलाके की बेहतरी होगी। और उसके साथ साथ दूसरे हमारे जो भाई हैं, जो हमारे इनके रास्ते पे जो चले हुए हैं, हम उनको भी यही कहते हैं कि आप आएँ, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ में अपना रोल प्ले करें। एक बहुत अच्छी बात है, हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो इस इलाके की बेहतरी चाहती हैं, तो आप आएँ। पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ पॉलिटिकल पार्टीज़ का प्लेटफॉर्म खुला है, उसके ज़रिए अपनी सियासत का जो आपका मुस्तकबिल है उसको आगे बढ़ाएँ। सही। जाफ़रुल्लाह खान साहब, आपके पास आने से पहले, बल्कि मैं आपके पास बाद में आता हूँ, फ़तहुल्लाह के पास जाते हैं। फ़तहुल्लाह साहब, लार्जर कॉन्टेक्स्ट में इसको किस तरह देखते हैं? हमीद खान की आमद को कामयाबी है, बहुत बड़ी कामयाबी है इदारों की, कि नहीं? यकीनन अगर तो एक बंदा अपने उस डगर पे, जिस डगर पे वो चलता रहा, जो कि कच्ची सड़क में कह सकता हूँ, कच्ची सड़क पे थे, अब तौबा ताइफ करके वो अगर राह रास्त पे आ गए हैं, जो वक्त की भी ज़रूरत है, गिलगित बल्तिस्तान की भी ज़रूरत है। अब्दुल हमीद को इतनी बड़ी कोई शख्सियत नहीं है, ये सच मेरे अपने उससे ना हिसाब से। एक चुरन बेचने की उन्होंने कोशिश की, लोगों का, नौजवानों का जहन ख़राब करने की यकीनन कोशिश की है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के जिस डिस्ट्रिक्ट से उसका ताल्लुक़ है, खुशकिस्मती से उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर पाकिस्तान, बिलखुसूस गिलगित बल्तिस्तान का वो ज़िला है जहाँ सबसे बड़ी शहादतें पाकिस्तान की फ़ौज के एतबार से तमाम जंगों में आप उठा के देखें, निशान हैदर से लेके सब कुछ। तो अब अगर तो वो इस बात को एक्सेप्ट करके कि हमने मेन स्ट्रीम लाइन पे आके पॉलिटिक्स करनी है,
तो बड़ी अच्छी बात है, उनका हक है। और ये हर कोई भूल जाए कि यहाँ पे कोई नेशनलिस्ट बन के अपना कोई नारा लगाए, अपना कोई दावा करे, तो ये न होने वाली बात है। सबसे पहले हमारा ईमान है कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारी माँ है, गिलगित बल्तिस्तान हमारी माँ है। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज़ का ये हक है कि वो गिलगित बल्तिस्तान के आईनी हकूक़ के लिए अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ के प्लेटफार्म से अपनी वकालत करें, मरकज़ से अपना हक लाएं और स्टेट को बावर करवाएं कि आप कैसे अपनी वकालत करके हक लाते हैं। तो सिंपल इज़ दैट कि हमीद के आने से कोई बड़ी बात नहीं होगी। मेरे ख्याल से वो एक आम बंदा है, यकीनन उसके जो फॉलोअर्स हैं वो डिसार्ट हो गए और वो भी आप समझेंगे कि यार हम तो उस गलत रास्ते में थे, अब हमें मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर डायरेक्ट जाना चाहिए। तो अच्छा है। साहब, आपके लिए तो कोई थ्रेट नहीं है ना गिजर में उनकी मौजूदगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। बहरहाल ना हमें पहले कोई थ्रेट था तो ना भी कोई थ्रेट समझता। अच्छा, असल में बात यह है कि जो हमीद साहब हैं हमारे लिए काबिल एहतराम है, सब हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन उसने एक जो ट्रैक पकड़ी थी एक यूथ के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान के जो नौजवान हैं उनको जो उनकी जो ब्रेन वाशिंग की थी, यानी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या कौमी जो हमारे इदारे हैं उनके ख़िलाफ़, अब उनका क्या बनेगा, उन बच्चों का क्या बनेगा, उन नौजवानों का क्या बनेगा। और जो इस वक्त जेलों में है इस मंशूर को लेके आगे चल के हम तो शुरू से कह रहे थे कि इन पार्टियों में न जाए, जो कमपरस लोग हैं वो आपको धोखा दे रहे हैं। हम नौजवानों को यही एडवाइस कर रहे थे, उनको यही समझा रहे थे, लेकिन हमारे जो पढ़ी लिखी यूथ है, जो स्टूडेंट है, जो कराची में या पाकिस्तान के दीगर शहरों में पढ़ते हैं, उनमें उनकी बड़ी एक बहुत ही फॉलोइंग थी, फॉलोअर्स थे। अब वो लोग जो ऐसी सोच रखते थे गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, चलो उसने सिलेंडर किया, बहुत अच्छी बात है, खुशाइन बात है। और हम सब यही चाह रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर आके अपने कैरियर का आगाज़ करें, सियासत का आगाज़ करें। और देखो ना, हम सब जो है गिलगित बल्तिस्तान से हमारा ताल्लुक़ है, तो हम सब नेशनलिस्ट हैं अपने इलाके के लिए। सही। लेकिन हमारी जमातें जो है वो पाकिस्तान की जमातें हैं। तो पाकिस्तान, जिस तरह फतेहुल्लाह ने और मेरी बहन ने कहा कि हम पाकिस्तान के पार्टियों के अंदर रहते हुए हम जंग लड़ते हैं गिलगित बल्तिस्तान। ठीक है, और आपके लिए थ्रेट भी नहीं है गिजर के अंदर, आपकी पार्टी के लिए? ठीक है, नहीं है कि जो हमारे लिए थ्रेट साबित हो सके आगे, लेकिन हम उसको खुशाइन समझते हैं। ठीक है, लेकिन जाफरुल्लाह साहब, आपके लिए कितना थ्रेट है अपने हल्के में? इसके ऊपर आते हैं, लेकिन सादिया साहब आप ये बताएंगे, आपने लड़ना है दियामर से, बल्कि दारुल तंगीर से, किसी एक सीट से जो नॉमिनेशन की बात हो रही है, आपको टिकट मिलेगा पार्टी की तरफ से, तो कैसा आप फील कर रही हैं? ये फैसला विड्रॉ हुआ नहीं हुआ है? नहीं, देखें अभी इसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं हुआ है, ये एक रिकमेंडेशन है हमारी। जो वैसे अगर जाना हुआ, कंटेस्ट करना हो, आप करेंगे? मैं बिल्कुल करूँगी, अगर मुझे मेरी पार्टी मेरे ऊपर ये ट्रस्ट करती है। और दूसरी बात ये कि बहुत सारे लोग ये भी समझते हैं कि शायद तांगीर एक ऐसा इलाका है, बड़ा बैकवर्ड इलाका है जहाँ पे मैं नहीं जा सकती या मुझे कोई मतलब बड़े थ्रेट्स हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इस धरती की बेटी हूँ, मैं इस खित्ते की बेटी हूँ। मैं गिलगित बल्तिस्तान के किसी भी हलके में जाऊँगी, मुझे वहाँ रिस्पेक्ट भी मिलेगी, मिली भी है और मिलेगी। और इंशाल्लाह अगर मैं तांगीर में जाकर इलेक्शन कंटेस्ट करती हूँ, जो कि मेरी पार्टी की लीडरशिप के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मैं वहाँ से एप्लीकेंट नहीं थी, मैं एप्लीकेंट हूँ GBLA 2 की, इस वक्त गिलगित सिटी की। लेकिन ये मेरी पार्टी की तरफ से एक रिकमेंडेशन थी कि तांगीर से हम वो मुझे लड़ाना चाहते हैं, इलेक्शन में मुझे उतारना चाहते हैं। तो अगर इसके ऊपर मैं चेयरमैन साहब या पार्लिमानी बोर्ड डिसीजन दे देता है और मुझे जी बिल्कुल, मुझे अगर टिकट इशू हो जाता है वहाँ का, तो मैं जाके लड़ने के लिए मुझे कोई वहाँ पे आर महसूस नहीं होता। और आप ख़ुद भी चूँकि एक जर्नलिस्ट हैं, तो आपने देखा होगा कि बड़ा पॉजिटिव और वेलकमिंग रिस्पांस जो है वहाँ की यूथ की तरफ से, वहाँ के लोगों की तरफ से, मेरे भाइयों की तरफ से, पूरी कम्युनिटी की तरफ से भी आया है, जो कि मतलब बहुत अच्छा साइन है। और इंशाल्लाह सही है। चलें, ये पूरे गिलगित बल्तिस्तान, चूँकि आप पार्टी की तर्जुमान भी हैं, तो कुछ हल्कों का ये ख्याल है, बल्कि आपकी पार्टी के अंदर भी है, कुछ नून लीग के अंदर भी है, कि आने वाला इलेक्शन शायद शफाफ ना हो। आपका क्या ख्याल है, कौन रिक कर सकता है इसको? देखिए, अभी तक तो हमें कोई ऐसी चीज़, हम वक्त से पहले कुछ नहीं कह सकते हैं, अभी तक हमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि सारा प्रोसेस अभी मतलब चल रहा है, जब तक हम इलेक्शन में नहीं उतरेंगे। लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी हैं इलेक्शंस को डिले करवाने के पीछे भी, थोड़ी सी शायद कुछ हलकों के अंदर इलेक्टेबल्स को
लेके आना था या अपनी जो कमियां थी वो पूरी करनी थी, तो उसके लिए शायद इलेक्शंस डिले। अगर 18 अगस्त को इलेक्शन हो जाते तो फिर आपको पता होता कि बहुत सारे लोगों की ज़मानतें जमील जब्त साहब हो जाती और यहाँ पे। जमील साहब और अमजद साहब तो नून लीग को क्या समझते हैं कि शायद ये डिले करा रहे हैं? देखिए, जिस तरह से मेरे भाई बैठे हुए हैं, जिस तरह के हालात आजकल नून लीग के चल रहे हैं, और सारे इलेक्टेबल्स, बल्कि इनकी काबीना के मेंबर्स, इनके स्पीकर, इनके डिप्टी स्पीकर साहब शुक्र हैं ये बैठे हुए हैं, बाकी तमाम लोग जो हैं सिवाय चीफ मिनिस्टर और डिप्टी स्पीकर के वो इनकी पार्टी छोड़ चुके हैं। और सही। जिस तरह के हालात हैं उसमें शायद इनका कोई इंटरेस्ट हो सकता है कि इलेक्शंस डिले हों और ये अपने जो कैंडिडेट्स हैं वो पूरे कर सकें। बड़ा इल्ज़ाम है ज़रा आपके पास। वैसे आप बैठे हुए हैं कब तक हैं? मैं तो इंशाल्लाह मरते दम तक अच्छा, पार्टी के साथ। ये रिकॉर्डिंग हो रही है, बाद में आपके खिलाफ काम आ सकता है, ये तो सोच के बोले। ये सुनील साहब की जो है भी ना, इसमें मसला ये है कि हम तो फाउंडर हैं इस पार्टी के गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, और मरते दम तक इंशाल्लाह हम पार्टी के अंदर ही रहेंगे, चाहे हमें टिकट मिले या ना मिले। ठीक है, कोई प्रेशर आता है या कोई ऑफर आती है, क्या आता है? ऑफर और प्रेशर देखो ना, वो उन लोगों के ऊपर आते हैं जो प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारे ऊपर प्रेशर आ जाए, कोई ऑफर आ जाए, तो हमने उस प्रेशर और ऑफर को हमने इंशाल्लाह हमने ठुकराना है, ठुकराया भी है और ठुकराएंगे भी। अच्छा, असल मसला ये है कि जिस तरह मेरी इस बहन ने कहा कि कैबिनेट के सारे लोग चले गए, तो उसमें से इस तरह के लोग नहीं गए। 2-3 हमारे गुजरा वो चले गए हैं, या कोई पार्टी से टिकट नहीं ले रहा है, तो उनकी अपने एक ख्वाहिश हो सकती है, या उनके ऊपर किसी ने प्रेशर डाला है, तो ये अलग बात है। लेकिन आज तक हमारे किसी ने नहीं कहा, या किसी इदारे ने या किसी ऐसे बंधु ने कि आप आ जाए जो अपने पार्टी को छोड़े, पीटीआई के टिकट ले ले। तो हमें आज तक किसी ने नहीं कहा है। हमें जो है आज़ादी है, आज़ादी राय है, हम अपनी मर्ज़ी से इलेक्शन लड़ सकते हैं, अपनी पार्टी के अंदर से ही हम लड़ेंगे इंशाल्लाह, वो टिकट मिला करो। बाकी ये जो टिकट मिलेगा वैसे आपको यकीन है इस दफ़ा? बिल्कुल यकीन है, ठीक है। इंशाल्लाह मिलेगा। मिला तो हम लड़ेंगे, नहीं मिला अगर किसी और को मिला तो इंशाल्लाह उसकी हम भरपूर सपोर्ट अच्छा, सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल करेंगे। ये पार्टी पॉलिसी होती है, और हमारे जो फॉर्म वगैरह हमने दिया उसका एफिडेविट भी होता है, उसमें यही चीज़ें लिखा है ठीक कि जिसको भी टिकट मिले उसका हम सपोर्ट करें। ठीक है। रहा मसला जो अभी आपने बताया कि गिलगित बल्तिस्तान का जो चुनाव है या मिलेट टैक्टिक्स जिसे कहते हैं इलेक्शन के अंदर, ये बिल्कुल हुआ है। हम तो चाह रहे थे कि टाइमली इलेक्शन हो। नून लीग कभी भी नहीं ये नहीं चाहती कि इलेक्शन डिले हो। अगर 18 अगस्त को टिकट जो इलेक्शन थे अगर वो टाइम पे होते तो इंशाल्लाह इस वक्त हम तो हमारे घोड़े तैयार थे, हम तैयारी के हालात में। अच्छा, लेकिन उसको डिले किया ठीक गया। है। वो किस वजह से वो आप सबको पता ठीक है, ये फतहुल्लाह खान साहब से हम कमीशन का पूछते काम हैं। था जी, टाइमली जो है वो इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान करता है, टाइमली वो जो है फरिश्ते वगैरह वोटर लिस्टें वगैरह बनाता, तो आज ये हालत नहीं होती। चला, सही है, ठीक है। ये फतहुल्लाह मेरे ख्याल में साहब, हमारे जो ठीक है, फतहुल्लाह साहब। वालों की तरफ से हो सकता है। क्यों आप इनके मेंबरान को बड़े बड़े सीनियर तोड़ के लेके जा रहे हैं? तो वो आइडियालॉजी किधर गई आप लोगों की? देखिए, हमारी आइडियालॉजी अपनी जगह है और मुस्तहकम है, अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें दो राय नहीं तो है। इनके नंबर 1। सॉफ्टवेयर उधर जाके अपडेट करके नंबर यूज़ 2, करेंगे। ये जिनको अपना कहते थे, इनसे ये मैं ज़रा पूछता हूँ ठीक कि है। जो हमारे पास आए वो इनसे पहले किसके पास थे? और आपके बाद किसके पास होंगे, ये भी सवाल यस है। यस यस। तो इतना ज़रूर कहूँगा, जो 3-4 आए हैं उनके ऊपर कोई करप्शन का एलिगेशन नहीं है। अगर है तो ये एक्सेप्ट करें, वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। इससे कबल उनके ऊपर कोई ऐसा करप्शन का इस 5 साला दौर में नहीं है। और हमारी बड़ी तरजीह भी यही है कि एक बंदा अगर करप्ट है, उसके ऊपर कोई केस है, करप्ट से मुराद कोई बदउनवान ऐसा कोई केस जो गवर्नमेंट के ख़जाने को उसने नुकसान पहुंचाया हो, ऐसे के लिए तहरीक इंसाफ के दरवाजे बंद है। नंबर 1। नंबर 2, जो इलेक्शन डिले की जो आपने क्वेश्चंस दोनों मेरी बहन और भाई से पूछा, पिछला जो टेन्योर था जिसमें पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी 2009 से 15 तक, फिर केयर टेकर आई। उस केयर टेकर ने, आपको याद होगा, 6 से 7 महीना गुजारा था। 6 महीने 6 से 7 महीना केयर टेकर ने गुजारा था। और क्या इन्होंने भी इलेक्टेबल्स की तलाश के लिए गुजारा होगा? क्वेश्चन तो मेरा भी है। अब ये जो कहते हैं कि ये जी इलेक्टेबल्स की तलाश है इनको, ये खुद आते हैं, फिर तलाश नहीं है? नहीं, किस तरह तलाश आते हैं नहीं आपके होती है। देखें, अब मैं 2-3 का नाम ले लेता हूँ। ये हैदर हमारी पार्टी में आया, सनाई आया, फिर गुलबर आए। ये वो बंदे हैं पास? स्पीकर जो जिनका नाशाद साहब आएंगे शायद उसको मैं फिलहाल वो नहीं करता। अच्छा, ओपनिंग नहीं दे रहे हैं उनको? मैं ऑन इसलिए नहीं करता कि उन्होंने प्रॉपर शमूलियत नहीं की। ठीक है। वो तस्वीर यकीनन पुरानी भी हो सकती है। ही स्पीकर
टिल डेट ही स्पीकर, वो मिनिस्टर कश्मीर अफेयर से किसी भी टाइम मिल सकता है, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं हुई। अगर ज्वाइनिंग हो भी जाती है तो जाहिर है दरवाजे तो खुले हैं। हाफिज साहब आते हैं तो दरवाजे खुले हैं आपके? बिल्कुल दरवाजे खुले हैं। अच्छा, उनके ऊपर तो चार्जेस बढ़े हैं, वैसे क्या करें? लेकिन तहरीक इंसाफ के दरवाजे खुले हैं, लेकिन आजकल जो उनके ऊपर जो एलिगेशन स्टार्ट जो हुई हैं, इस वजह से मेरा नहीं ख्याल कि उसको एक कारकुन की हैसियत से भी तहरीक इंसाफ कबूल करे, नामुमकिन है। मैं यहाँ पे एक बात आपसे कर रहा था कि जो 3-4 जो बंदे अभी तहरीक इंसाफ में अब आए हैं, उनका यकीनन अपने कंस्टिट्यूएंसी के अंदर एक अच्छा वोट बैंक है। आप माने या ना माने, गिलगित बल्तिस्तान में जिस इलेक्टेबल का 2500 जिसका अपना शख्सियती वोट है। लेकिन फतहुल्लाह साहब, मसला ये है ना, इलेक्टेबल्स की सियासत को आप फ़रोग दे रहे हैं, मतलब ये आप एक्सेप्ट कर रहे हैं? क्योंकि आइडियोलॉजी आप ये था ना कि पीटीआई तो साफ और एक नया पाकिस्तान, तो ये सारे पुराने लेके फिर वही बात, सारे पुराने। ये क्वेश्चन तो बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है, इमरान खान साहब के साथ भी हुआ है। चलो सादिया दानिश से पूछते हैं कि आप क्या समझते हैं, आपकी पार्टी के, मैंने सुना कि 2-3 और तैयार हैं। देखिए, पीपल्स पार्टी के अगर तैयार होते तो मेरे ख्याल में अभी तक जा चुके होते। 1-2 तो गए हैं, वज़ीर हसन तो गए, एक ही गया है, एक दो नहीं, एक ही। अभी टाइम और नहीं, अगर जाने वाले होते तो अभी तक जा चुके होते। वज़ीर हसन आया है, शादम खैल आया है। दूसरी बात ये कि शादम खैल हमारी पार्टी का कभी टिकट होल्डर रहा नहीं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, कोई मतलब इलेक्टेबल रहा नहीं है हमारा। पार्टी का तो था वैसे, आइडियोलॉजी तो किसी ज़माने में उन्होंने कहा था, ठीक है मैं कबूल करता हूँ प्लीज़। देखिए, वो फिर वफादात की सियासत एक अलग बात है ना। किसी को वफाक में अगर उन्हें ये लगता है कि वफाक में चूँकि पार्टी की हुकूमत है तो उन्हें बड़ा वहाँ से आवाम का मैंडेट मिलेगा, तो ये उनकी गलतफहमी है मेरे ख्याल में। लेकिन जहाँ तक पीपल्स पार्टी की बात है, 2015 के इलेक्शन में भी हमारा एक कैंडिडेट आगे पीछे नहीं गया। हमारे वही लोग लड़े जो 2009 में इलेक्शन लड़े थे, जो काबीना का हिस्सा रहे, और उसके बाद फिर वही लोग हमारे इलेक्शन में गए और मतलब पार्टी के साथ खड़े रहे, अपने वर्कर के साथ इंटैक्ट रहे। वो जिस तरह के भी इलेक्शन हुए और उसमें जिस तरह से पीपल्स पार्टी को वॉश आउट किया गया और मतलब किस लेवल की चीज़ें हुई हैं, बातें हुई हैं, वो सब के सामने हैं। लेकिन मैं अपने भाई फतहुल्लाह साहब ने जो बात की कि जो इनके पास जो आए हैं वो मतलब बड़े नीट एंड क्लीन लोग हैं, इसी तरह से अगर हफीज़ुर रहमान साहब भी चले जाते हैं तो मेरे ख्याल में अभी तक तो एलिगेशन उनके ऊपर हैं, पिछले 5 सालों से उनके ऊपर एलिगेशंस चल रहे हैं। अगर वो कल को पीटीआई ज्वाइन करते हैं तो मेरे ख्याल में वो भी साफ़ सुथरे हो जाएंगे, क्योंकि इनके पास वैसे भी ड्राई क्लीन इनके पास मौजूद होता है। जो भी पीटीआई छोड़ के, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज छोड़ के जो करप्ट अनासिर वहाँ पे जाते हैं वो साफ़ हो जाते हैं। और इन्होंने ये बात भी की कि जो आए हैं उनके ऊपर चार्जेस नहीं हैं, तो वफाकी हुकूमत के अंदर जो लोग हैं जिनके ऊपर बहुत बड़े सवालात हैं, जो काबीना में बैठे हुए हैं, जिनको पाकिस्तान के ख़जाने को नुकसान पहुंचाने का, मुल्की मईशत को तबाह करने के इल्ज़ामात हैं, उन लोगों के ऊपर तो आपका हाथ अभी तक है। और बहुत सारे वो लोग हैं जो ये समझते हैं कि उन्हें इन ओहदों के ऊपर नहीं बैठना चाहिए, इस्तीफा देते हैं, उसके बावजूद आप उसको कबूल नहीं करते हैं। नेशनल पॉलिटिक्स को हम छोड़ते हैं थोड़ी देर नहीं, के लिए। वो ओवरऑल में पार्टी पॉलिसी की बात कर रही हूँ। जब साफ चली, शफाफ चली वाली बात होती है ना, तो फिर वो ड्राई क्लीन को बंद होना चाहिए मेरे ख्याल में। फतहुल्लाह साहब, जाफर साहब, मैं आपके पास बात में आता हूँ, पहले जवाब देने दें ताकि इसको आप कंक्लूड कर सकें। आप क्या कहते हैं कि वो ड्राई क्लीनिंग, और मुझे ये बताएं कि अब आपका हल्का भी काफ़ी टफ है, जिसमें फिर हाफिज़ुर रहमान भी हैं, जमील साहब भी हैं, और आप भी हैं, और इंडिपेंडेंट्स भी हैं। ये इंडिपेंडेंट्स आपके ख़िलाफ़ लॉन्च किए गए हैं या क्या है? मैं पहले पीपल्स पार्टी की बहन का काउंटर अपना नैरेटिव सामने रखूँगा। देखें, हमेशा हारने वाली टीम चीखे तो मारती है। जब इनके पास कोई जाए तो वो पारसा बन के जाता है, और तहरीक इंसाफ में आ जाए तो इनके पास एक ही बात है कि ये ड्राई क्लीनर आपके पास पड़ा हुआ साफ़ करके ले जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल पीटीआई को मरकज़ में हो गए हैं और अभी तक कोई ऐसा स्कैंडल, ऐसा करप्शन का केस, बड़ी कोशिशें हैं, सर जोड़ के बैठे हुए हैं पीपल्स पार्टी, नून लीग और तमाम सियासी जमातें, लेकिन सामने लेके नहीं आ सकते। इसलिए कि इसके ऊपर तो छोड़ें, हमारी लीडरशिप सवाल आएंगे तो नेशनल पॉलिटिक्स की तरफ जाएंगे। आप जर्नलिस्ट, आपको पता है किस तरह के केसेस आए हैं वहाँ पे। आपका कहना है वो तो तारीख में नहीं आए। बाकी आपका ये कहना है हल्का, मेरे लिए इंशाल्लाह इस टाइम बिल्कुल टफ नहीं है। मैं बहुत मुश्किल 2 इलेक्शन लड़ चुका हूँ। इस दफ़ा बड़ा आसान और अच्छा मेरे लिए इलेक्शन होगा इंशाल्लाह। मैंने अपनी आंखों से देखा 15 अगस्त को एहसन इकबाल को लेकर हफीज़ुर रहमान जगलोट उस गांव गए जिस गांव से उसको लीड मिली थी। वहाँ 50 बंदे जब इकट्ठे हो गए थे, टोटल 50 बंदे, तस्वीरें हैं, अगर कोई बंदा क्लेम करता है तो मुझे बड़ी कोई तस्वीरें, एहसन इकबाल खड़ा हो और रेशम ग्रिल होटल हो, मुझे दिखा दे। फिर एक बात, दूसरी बात, एक हफ़्ता पहले
उन्हीं का मिनिस्टर लॉ, वो अपने गांव लेकर गया, वहाँ लड़ाई हुई, वहाँ लोगों ने फिर कहा कि क्यों इस बंदे को लेकर आए हैं आप भी चले जाओ, इसको भी लेकर जाओ। आपको खुद पता है मीर साहब, आप ही मेरा और आपका एक ही गांव है। तो इंशाल्लाह अल्लाह के यहाँ देर होती है, अंधेर नहीं होती। मेरा पैरामीटर इलेक्शन हमेशा जीतना नहीं रहा। मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं मुश्किल टाइम का इलेक्शन लड़ना भी जानता हूँ, हार बर्दाश्त करने का मेरे पास मादा है। लेकिन अगर आप ट्रेंड देखें, गिलगित बल्तिस्तान के प्रेसिडेंट्स देखें, तो मरकज़ में जो गवर्नमेंट होती है उसकी तरफ पब्लिक का, जो न्यूट्रल पब्लिक है, उसका टिल्ट होता है। तो हमारा अपना अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा खासा वोट बैंक है। पिछले इलेक्शन में शहर में मैं वीक था, आज मैं गारंटी के साथ और चैलेंज के साथ कहता हूं कि शहरी इलाके में सबसे ज़्यादा पीटीआई मुतहरिक है, सबसे ज़्यादा मेरा वर्कर रोड पे है। 3000 तक आज की डेट में हम 3000 से 3500 तक हम वो वोट हम लेकर अपने हलके में लेके आए हैं जो इससे पहले इस हलके में नहीं थे। उनकी आरजी पता यहाँ पे थी और मुस्तकिल पता किसी की इंदराज वाली बात। तो इंशाल्लाह आप बड़ा प्यारा इलेक्शन देखेंगे और नौजवानों के अंदर बड़ा अच्छा जुनून है। मेरा मुकाबला हफीज़ से नहीं है। जमील किसी हद तक शहर में वोट लेगा, उस साइड पे उस सब डिवीज़न में तो उसका पहले से वोट नहीं था। सही। तो इंडिपेंडेंट की जो आपने बात की, इंडिपेंडेंट हमेशा खड़ा होता है वफाकी हुकूमती जमात के साथ कुछ न कुछ डील करने के लिए। आपके साथ डील हुई है किसी के साथ नहीं हुई, हमारी नहीं हुई। हो सकता है कईयों के साथ हम मिल बैठेंगे। हम तो एक दो बंदे जो मेरे अपने सब डिवीज़न से जो खड़े हैं, हमारे भाई हैं, जमहूरियत है, उनका हक है, तो यकीनन हम एक ब्रॉडर लेवल पे उनके साथ सिटिंग करेंगे। अगर बात बनती नज़र आती है तो किसको बिठा के हमें फ़ायदा है तो हम बिठाने में कोशिश करेंगे। ठीक है, नहीं किसी के खड़े रखने में ही मुझे फ़ायदा है तो हम किसी को क्यों बिठाएं। सही। जाफरुल्लाह साहब, आप थोड़ा सा डाउट पे तो हैं कि शायद आपको टिकट मिले ना मिले, तो आपके ख्याल में आपको न मिलने की क्या वजह है? आपने तो 5 साल में बड़ा काम किया है। नहीं, मुझे डाउट नहीं है। अच्छा, मुझे डाउट नहीं है, लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि 3-4 मतलब हमारे वो टिकट के लिए अप्लाई किया है। मैं यही कह रहा हूँ कि पार्टी पॉलिसी है, अगर किसी कारकुन को भी टिकट मिला तो मैं कहता हूँ हम उसकी सपोर्ट करेंगे। बाकी इंशाल्लाह डाउट किसी चीज़ की मुझे नहीं है, टिकट मिलेगा इंशाल्लाह हम कंटेस्ट करेंगे। तो विनिंग पोजीशन में भी है, हमारी खिदमत है, खिदमत पे हमने यकीन किया है और खिदमत करके ही हमने वोट देना। जहाँ तक बात है, जिस तरह फतहुल्लाह जो मेरा अपना भाई भी है, प्यार भी है, और करप्शन जो एक इल्ज़ाम लगाया जो नहीं है करप्शन या जो करप्ट अनासर है हम उसको अपनी पार्टी में शामिल नहीं करते। करप्शन का क्या मतलब है? करप्शन का ये मतलब नहीं है कि जी वो करप्ट है जो मनी लॉन्ड्रिंग करे या कोई और चीज़ करे। देखिए ये जो बंदे आप लेके जा रहे हैं ये भी करप्शन है, पॉलिटिकल करप्शन का मतलब है इसको। देखिए आपकी एक पार्टी है, जमात है, जिन लोगों ने इस जमात को यहाँ खड़ा किया गिलगित बल्तिस्तान में कुछ लोग हैं। अब मेरे हल्के में मिसाल ज़हीरुद्दीन बाबर है, वो फारूक है, आपके हल्के में कुछ लोग हैं, आप हैं। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान के 24 हल्कों में जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी है, जिन्होंने पार्टी को इस स्टेज तक लाया है, अब उनको छोड़ के जनाब इलेक्टेबल को पकड़ के लेके आते हैं। ये भी बहुत बड़ी करप्शन है। अब वही लोग कहाँ जाएंगे? ठीक है। मैं जाफरुल्लाह साहब, मैं ज़रा फतहुल्लाह साहब से आके दोबारा आपके पास आता हूँ। आपके पास जो भी आए हैं जेब कतरे आए हैं? हाँ, ये अच्छा सवाल आपने पूछा है। देखें, ये आप ही के इंटरव्यू मैंने हफीज़ुर रहमान का सुना, मैं इस्लामाबाद में था। मुझे यकीन करें बड़ा दुख हुआ। दुख इसलिए हुआ कि एक बंदा चीफ मिनिस्टर 5 साल रहा और बाइज़्ज़त तरीके से उसने अपने भाई की वो सियासत को विरासत मुंतकिल करके चलाता रहा। उस दिन उन्होंने ख़वातीन के हवाले से पीटीआई की बहुत नाज़िबा अल्फाज इस्तेमाल किए और फिर शाह साहब के अलावा पीटीआई के अंदर सारे जेब कुतरे हैं के। तो मैं उसकी हालत पे तरस ही खा सकता हूँ, मुझे रहम आ रहा है। वो बुखला गए हैं। बुखलाने के बाद इंसान जब हार रहा होता है ना, तो वो जीतने वाली टीम के ऊपर इस किस्म के इल्ज़ामात लगाता है। मैं इसको ख़त्म करता हूँ। देखिए, तहरीक इंसाफ में इस वक्त जितने हमारे कैंडिडेट्स उतरेंगे, उन कैंडिडेट्स का 60% जो कैंडिडेट होगा वो
पहली दफ़ा असेंबली जाएगा, यानी पहली दफ़ा वो विनिंग पोजीशन में हो सकता है। वो कभी इससे पहले असेंबली नहीं गया। तो 60% हमारा नुमाइंदा जिसने इक़्तिदार नहीं देखा, जो मेंबर नहीं रहा, जो वज़ीर नहीं रहा, तो वो जेब कुतरा किस चीज़ का हो सकता है? जेब कुतरे तो आप ठहरे। आपके पास प्रॉपर्टी कितनी थी 15 जून से पहले? आपके पास जो विरासत में मिली उसकी जायदाद के हमारे पास अभी उसके चीफ इलेक्शन कमीशन के ऑफिस से हमने निकाला है जो आपके एसेट्स थे। अब आपने जो महल्लात बनाए हैं जुटियाल से लेके इस्लामाबाद से लेके, जो आपने अपने ससुराल वालों को, सालों को, इन सब की जो जायदादें बनाई हैं, तो जेब कुतरे नहीं, आप तो बहुत बड़े डाकू हैं। मैं ये कहूँगा डाकू हैं, मैं गलत अल्फाज उनकी तरह इस्तेमाल नहीं करूँगा, लेकिन डाकू में वैसे ज़्यादा फर्क शायद नहीं हो। नहीं, चोर बेचारा थोड़ी बहुत चोरी करता है अपने पेट की खातिर, डाकू बहुत बड़ा हारिस होता है, वो नस्लों के लिए भी संभालता है। ठीक है, वापस आते हैं। सादिया साहिबा, ये बताएं कि क्या क्या चीज़ इस दफ़ा आपके मंशूर में शामिल है कि जो आप लेके आवाम के पास जाएंगे, और आप कॉन्फिडेंट भी हैं कि अच्छी खासी सीटें आएंगी? देखिए, हमारा मंशूर में तो हमारा जो मरकज़ी मंशूर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, वो हमेशा से पिछले 40 सालों से पीपल्स पार्टी अबूरी आइनी सूबे की बात करती है। और एक तहरीक जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान ने शुरू की 2016 से, वो हमारी हक़ हाकिमियत और हक़ मलकियत की तहरीक है, जिसमें इतनी अट्रैक्शन है कि आपने देखा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग भी उस जलसे में शामिल हो गए। उस प्लेटफार्म के अंदर आके उन्होंने उस अम्ब्रेला के नीचे उन्होंने अपनी पार्टिसिपेशन की गिलगित बल्तिस्तान में, क्योंकि वो नारा ऐसा है जिसमें हम हक़ हाकिमियत और हक़ मलकियत, यहाँ के लोगों को उनकी ज़मीनों का मालिक बनाना, जो कंसेप्ट शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो आए थे गिलगित बल्तिस्तान, तब उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था यहाँ के लोगों को, जो राजगीर निज़ाम का ख़ात्मा करके यहाँ के आम लोगों को ज़मीनों का मालिक बनाया। और आज हम ये देख रहे हैं कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ फिर उसी सिस्टम को, उसी राजगीर निज़ाम को गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर वापस राइज करना चाहती हैं। राजों का इन्फ्लुएंस हम देख रहे हैं कि कुछ सियासी जमातों की तरफ से, कि स्पेशली गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। सही, तो पूरे गिलगित बल्तिस्तान में कितना बाई किया लोगों ने आपके इस मंशूर को? देखिए, पूरे गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने, जिस तरह से दनियोर का हमारा जलसा हुआ, गिलगित बल्तिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा जलसा था। स्कर्दू में हमारा जलसा हुआ, गिलगित बल्तिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा जलसा था। इसी तरह से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के 2 विज़िट्स हुए गिलगित के और बल्तिस्तान के। दोनों दौरों में उन्होंने जो यहाँ पे टाइम दिया, यहाँ एक वर्कर को टाइम दिया, यहाँ दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, रिलीजियस जमातों को टाइम दिया, और सबके साथ उन्होंने एक बहुत अच्छा बॉन्ड बना उनका। इसी तरह से बल्तिस्तान का उन्होंने विज़िट किया और वो ज़मीनी रास्ते से चले ताकि यहाँ के लोगों की तकलीफ़ों का, यहाँ की दुश्वार गुजार रास्तों का एहसास हो, यहाँ के लोगों को वो वज़ात ख़ुद पहुँच के बता सकें कि पीपल्स पार्टी कितनी इस इलाके के अंदर उसकी जड़ें कितनी मजबूत हैं, और जो एक रिश्ता शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर से लेके आज तक चल रहा है पीपल्स पार्टी को, उसको मजबूत करने के लिए उन्होंने सियाचिन के बॉर्डर तक वो खुद गए हैं। ठीक है, क्विकली अगर आप बता सकें कि गेस है कितनी सीटें आप लोग इस सिलेक्शन में? इंशाल्लाह हमारी 12 से 14। 12 सीटें, ठीक है। 12 से 14। 12 से 14। जाफरुल्लाह साहब जी, इस इलेक्शन में क्या तैयारी है? वैसे जिस तरह आपके लोग जा रहे हैं, फिर जो इम्प्रेशन बनाया गया या शायद आपकी तरफ से खुद भी आया है कि आप कितनी सीटें विन करेंगे, और कोई नई चीज़ आप आवाम के बीच में लेके जाएंगे, मतलब डेवलपमेंट में चले आपने की या नहीं की, इसके ऊपर 5 साल तो आप गुजार चुके हैं। जो मंशूर अभी हम बना रहे हैं, इंशाल्लाह वो मंशूर गिलगित बल्तिस्तान के जो लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि हम काम पे यकीन रखते हैं। हम ऐसे जाली मंशूर नहीं बनाते जिस तरह दूसरे पार्टियों ने बनाया था, इससे पहले लोगों को धोखा दिया। अब ये जो आपने एक बात की, हक़ हाकिमियत, हक़ मलकियत वाली, हक़ हाकिमियत तो अल्लाह के पास है। अल्लाह जिसे चाहे अपनी ज़मीन पर जो है वो अपने मालिक को मुकर्रर करता है, जिसे चाहे वोट दे के लोग जो है उसको सामने लेके आते हैं, तो वो जो है उसको लेके आगे चलते हैं। और जहाँ तक है हक़ मलकियत, अब यहाँ देखिए ज़मीनें जिनके पास है उनके पास ही है। अब हमने या अपने दौर में किसी से ज़मीन छीन के किसी को हमने दिया भी नहीं। मसला ये है कि जो हमारे बैरन लैंड है गिलगित बल्तिस्तान में, पहले ये था कि वो ज़मीनें उन्हीं इलाके के लोगों के पास ही थी, उनकी चरागाहें या उनका जो बैरन लैंड था उसी इलाके के लोग उसके मलकियत के हकदार थे। लेकिन इसको ख़त्म किसने किया? इसको पीपल्स पार्टी के दौर में ही ख़त्म किया, भुट्टो साहब के दौर में।
यही तो अब मसला ये है कि अब कि हम इनको उसको- तारीख का पता ही नहीं है, यही तो सबसे बड़ा मैं मसला यही है। कह रहा हूं ना, उठा के उनको दिया। FCR का खात्मे को लोग सब्जेक्ट रूल का, स्टेट सब्जेक्ट रूल का खात्मा समझते हैं। चलें। ठीक है जबल साहब आप कंप्लीट करें। ठीक है, हमारे पास भी असल में टाइम थोड़ा सा कम है, अब तो मसला मैं ये इसको है वाइंड कि अप यहाँ करना की ये ज़मीनें या बैरन लैंड जिसके ऊपर यहाँ आपको पता है कि महलों के दरमियान, इलाकों के दरमियान, हदूद के तनाज़े, बैरन लैंड के ऊपर तनाज़े, कत्ल वगैरह, हम इसको ख़त्म करना चाहते थे। एक बिल के ज़रिए से असेंबली में टेबल करके वही ज़मीनें हम आबाद करके लोगों को हम देना चाहते थे। लेकिन बीच में गलतफहमियाँ पैदा की गई कि ये उठा के ज़मीनें उठा के जो है खाली से सरकार ज़मीनें उठा के अपने उस पर लेके जाना और गवर्नमेंट उसको उठा रही है, ऐसी बात नहीं थी। हमने आबाद करना था 20-25% जो ज़मीनें हैं वो सरकार अपने तहवील में लेती, इसलिए कि वहाँ आपने तालीमी इदारे बनाना था, वहाँ आपने हेल्थ के लिए कोई इदारा बनाना था या कोई और चीज़ आपने बनाना था। ठीक है। इसको इन्होंने गलत जो है तरीके से लोगों के सामने पेश किया। अब पीपल्स पार्टी का जो साबिका एतवार था, आप उठा के देख लें कि कितनी ठीक है, ज़मीनें, मैं आपकी बात ज़मीनें, लोगों की ज़मीनें जो है वो अलाट हुई है। जी जी, मैं आपकी बात इसलिए कर रहा हूँ, हमने मुझे इतनी प्रोड्यूसर बिल्कुल, आप ये भी देखें कि पीपल्स पार्टी के दौर में दियामर बादशाह डैम की जो रॉयल्टी है वो वहाँ के लोगों को मिली है। थ्रू हमने गीजर में कितनी ज़मीनें आबाद करके लोगों को दे दिया। ठीक है, चलें उसको छोड़ें, इसके ऊपर फिर किसी और टाइम पे आते हैं। मुझे ये बताएं आपके हमारे जो है ठीक है, आप कितनी ज़मीनें आप ये बताएं कि कितनी सीटें जीतेंगे। जिले हैं उधर भी ज़मीनें आबाद करके हमने लोगों को ही देना, हमारा यही मंशूर है। ठीक है जफर साहब, आखिरी सवाल है क्योंकि टाइम खत्म हो गया है कि कितनी सीटें आप विन करेंगे इस इलेक्शन में, ये 2020 या 21 में जब भी हो? इंशाल्लाह Yes, हम तो अभी गवर्नमेंट से हम फारिग होकर आ गए, हमारी कोशिश होगी और हम तो वापस गवर्नमेंट में ही आएंगे। अच्छा, हाँ, जहाँ तक मेरा अपने जो राय है, नए चेहरों के साथ आएंगे, पुराने तो चले गए। बिल्कुल, जो लोग चले गए वो चले गए हैं, लेकिन अभी नए जो है वो चेहरे आएंगे इंशाल्लाह। लोग खिदमत के ऊपर वोट देंगे और देना भी खिदमत के ऊपर वोट देंगे। अगर नहीं देंगे डेवलपमेंट के ऊपर, खिदमत के ऊपर, तो आइंदा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी यहाँ डेवलपमेंट या खिदमत ठीक है जफर डेमोक्रेसी को परवान चढ़ाएंगे। ठीक है सर, खिदमत के ऊपर आपने क्या खिदमत की, आपको किस बात पर देंगे वोट? देखें, तहरीक इंसाफ जिस तरह से मुल्क में 2 पार्टी सिस्टम को उन्होंने ब्रेक किया, या अगर इस सवाल को थोड़ा सा मैं रिफ्रेश करूँ कि आप क्या आपके मंशूर को क्या बड़ी चीज़ें देंगे आप जब अगर देखें, हुकूमत हम बड़े क्लियर हैं। गिलगित बल्तिस्तान को 72-73 सालों से जो यहाँ के लोगों की महरूमी है कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम लाइन के ऊपर दाखिल हो जाएं। उसके लिए दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ PMLN और पीपल्स पार्टी को मौके मिले। इन्होंने कोशिश भी यकीनन की, काफ़ी हद तक रिफॉर्म्स भी लेकर आए। देखें, ये बात आसान नहीं होती है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए आप इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करें। जो अच्छा करता है सो अच्छा करता है। बट ये मैं इंशाल्लाह दावे के साथ कह सकता हूँ, जो एक बहुत बड़ी सोच की जो लीडरशिप इमरान खान साहब की है, जो आपको साबित कर दिया है उन्होंने कि KPK को उसके साथ फाटा के साथ मर्जर करके तो सुबह बनाएंगे। यकीनन अब देखें, लोगों की डिमांड यही है। अब सवाल यह है कि मैं वकील बन के अपनी लीडरशिप के सामने केस कैसे पेश करता हूँ, बजाय हम कौम परस्ती के वो घिसे पिटे नारे लगाएं। हम एक अच्छे माहौल में बैठ के अवाम एक दफ़ा तहरीक इंसाफ गिलगित बल्तिस्तान को मौका दे, तो फिर हम अपना केस लेकर अपने वज़ीर-ए-आज़म के पास जाएंगे कि मुझे मुख्तसर ये बता दें सर कि फ़र्ज़ करें आपको अवाम ने मुत्तहिद हो गया, आपको वोट दे दिया, फिर आप क्या सूबा बनाएंगे, अबूरी सूबा बनाएंगे, क्या बनाएंगे? यकीनन सबसे पहले आप अबूरी सूबा ही बना सकते हैं। आपके पास इसके लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, सरताज अजीज़ की कमेटी, फिर पीपल्स पार्टी के दौर में जो रिफॉर्म्स आई, वो सारी मेरे ख़्याल से हम ज़रा पार्टियों से हट के भी अगर सोचें तो ये हम सब का इखलाकी तौर पे और इलाके के एतबार से भी हम सब का बहिस्से बराबर फ़र्ज़ है एक दूसरों का साथ भी देना, जो अच्छे की तरफ हम जाएं। फिर उसके अलावा हम क्या लेकर आएंगे? हम नंबर 1 पीपल्स पार्टी के दौर को सामने रखेंगे कि उन्होंने नौकरियां बेची। नून के दौर को हम सामने रखेंगे, इन्होंने ठेके बेचे। और हम इंशाल्लाह गिलगित शहर को गिलगित से हट के, जहां 5 साल में एक पीने का कतरे का पानी जुटियाल जैसी जगह में, कशरोट जैसी जगह में नहीं दे सके, सीवरेज सिस्टम आपके शहर में आज तक ये नहीं दे सके,
बिजली 1 मेगावाट बिजली का ये इजाफा नहीं कर सके। हम इंशाल्लाह आवाम के बुनियादी सहूलियात के ऊपर जो ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर पैसा खर्च होगा वो प्रोजेक्ट्स हम लॉन्च करेंगे। यकीनन आप आज KPK में देखें, फ्री का इलाज हो रहा है पूरे KPK में, पाकिस्तान का वाहिद सूबा है। अगला प्रोग्राम जो करेंगे उस पर मुझे यकीन है कि अगर हम नेशनल इशू को डिस्कस करें, क्योंकि टाइम बहुत कम बल्कि बहुत ऊपर गया है, इसको वाइंड अप करना पड़ेगा। जफरुल्लाह साहब माजरत किया, इसको अगर काउंटर न करे तो ये भी बड़ा यकीनन अगर करवा आप दें। इधर से काउंटर करेंगे फिर काउंटर का सिलसिला चलता रहेगा। होना चाहिए ना इसमें। देखो ना, नहीं, हमारे पास टाइम लिमिटेड है। ये इस प्रोग्राम के बाद में अपलोड नहीं पीटीआई करना अभी तक क्लियर ही नहीं है ना कि वो दे क्या रही है गिलगित बल्तिस्तान को। अभी तक इनके जहन में कुछ है ही नहीं, वफाक में इनकी हुकूमत है। मैंने बता दिया जो हमारे पास है वो मैंने बता और दिया। ये वैसे ही आ रहे हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। इन्होंने पूरा जो है गंदम बेचा पूरे पाकिस्तान में, शाटे चाहे चीनी का वो पूरा बहरान आया पाकिस्तान के अंदर। सजा भी मिली है, उसके अलावा किसी को दवाओं सजा की भी कीमतें मिली है। सिर्फ 500% बढ़ाई। सजा किसको मिली है? सजा आप मेरे भाई, आप मैंने इंटरप्ट नहीं किया। जहाँ तक करप्शन के इल्जाम देखिए, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल हो या कोई भी हो, गिलगित बल्तिस्तान में आज सर्वे करवाए पब्लिक के पास। आप जाए, आप जाके पूछे PTI PMLN और ठीक है, वो हो रही है, देखिए, वफाक में सर्वे भी हो रही है। सादिया साहब, आखिरी बात। मेरी एक बात जी, मुझे जी, कंप्लीट कर दें। वफाक सर्वे में हो रही है। ये शुरू से एक रिवायत रही है कि जिसकी वफाक में हुकूमत होती है वो कोई रिफॉर्म्स देके इलेक्शन में आते हैं, हफीजुर रहमान और ये उठ के ऐसे ही आ गए हैं इलेक्शन इन्होंने लड़ना है गिलगित बल्तिस्तान, उसके बाद ये उसके कुछ बाद करेंगे। ये काम देंगे। जी गिलगित सर। बल्तिस्तान के अंदर हफीजुर रहमान साहब की मैं बात कर रहा हूँ। जी जी, बस ऐसे मुख्तसर करें। इल्जामात उसके ऊपर लग रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि लोग उसको गोल्ड मेडल पहना के ना उसको अच्छा। वोट दे के अनपोस्ट उसको लेके आए। 2 लाइनर सर, 2 लाइनर वाह जी, वाह। आखिरी 2 लाइनर में जवाब दे दें आप, अगर रिवर्ट करना चाहते हैं। इनकी इस बात पे जी जी जी, मेरा मशवरा है कि हफीजुर रहमान इलेक्शन से ना भागें, चूंकि वो भागना चाह रहे हैं। अच्छा 3 बंदों के पास, मैं दावे के साथ कहता हूँ 3 सिर्फ और सिर्फ फतेहुल्लाह को काउंटर करने वाले लोगों के घर गया है। वो अच्छा नहीं लगता कैमरे के सामने कसम उठाना। वो गया है कि तुम फतेहुल्लाह का वोट काट सकते हो, मैं नहीं लड़ रहा, तुम लड़ो के। ठीक है। उसकी हालत तो ये हो गई। वो चलो, जो चलो, बहुत शुक्रिया। आपके चैनल के सामने जो रो रहा है बेचारा, बहुत शुक्रिया। उसको हम दावत देते हैं वो हल्के में आ जाए। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। बहुत सारी चीज़ें यकीनन तशना तलब हैं जिस पर बात हो सकती थी, लेकिन हमारा टाइम बदकिस्मती से कम है और आज हम कम से कम 15 मिनट ऊपर गए हैं। मैं आपको ये भी बताऊँ। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, इजाज़त दीजिए। अल्लाह।